जेड सिक्योरिटी मांगिए कि एक्स वाई जेड जो भी सिक्योरिटी मांगना चाहते हैं मांगिए, लेकिन जनता जो है आपसे हिसाब करेगी। मैं सुन रहा था उनकी डायलॉग बाजी कि कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं महागठबंधन में हूँ। शर्म आता है आपको? तेजस्वी यादव जी के सामने जाके नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत है आप में? जनता को झूठ कह दीजिएगा। उन्हीं का पत्रकार फ़ोन पे बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, माता जी का ख्याल रखिएगा। हम लोग की माता जी नहीं है क्या? सामाजिक जीवन में आदमी को त्याग करना पड़ता है। ओवैसी साहब की जिस दिन शादी हुई थी उस दिन अगले दिन सत्र में चले गए, उनके पिताजी बीमार थे ओवैसी साहब। लोग कह रहे हैं कि चुनाव का डर उनके अंदर समा गया था कि दोबारा चुनाव हो सकता है, और शायद उनको लग गया हो कि दोबारा चुनाव होगा तो मैं हार जाऊं, तो इसलिए जाकर के वो एनडीए वालों के गोद में बैठ गए कि ताकि दोबारा चुनाव ना हो। इसकी शंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। राज्यसभा का चुनाव होने थे जो सभी विधायक अपने दल को वोट किए, लेकिन ढाका विधानसभा के विधायक आरजेडी के फैसला रहमान साहब वोट देने नहीं पहुंचे, क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद है, और चूंकि मैं तो कई मदरसों में जाता हूँ और कई मुस्लिम ग्रंथों को भी पढ़ता हूँ और अध्ययन करता हूँ, और यही मैंने पाया। मैंने खमनई साहब के बारे में भी बोला कि भाई किस तरीके से पूरे इस्लाम धर्म का और किस तरीके से मुसलमानों का सम्मान बढ़ाने का काम ईरान के जो सुप्रीम लीडर ने किया, वो हर एक व्यक्ति, न हिंदू मुसलमान, हर कोई उन पे गर्व महसूस करता है। तो आज जो हुआ है रमज़ान के इस मौके से, और आरजेडी के टिकट से जीतने वाले व्यक्ति फैसल रहमान साहब, एक एक मुसलमान ने उनको बढ़ चढ़ कर मदद किया। राणा रंजीत सिंह एमआईएम से चुनाव लड़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लोगों ने कहा कि आपको आगे मौका दिया जाएगा, और आज उनके विश्वास के साथ जो खिलवाड़ किया गया और उस एक वोट की वजह से आरजेडी आज राज्यसभा का चुनाव हार गई। बहुत दुखद है, और ढाका की जनता आज बहुत शर्मसार है कि हमने एक ऐसे विधायक को चुनाव जिताया जिसने इस तरीके से धोखेबाजी का काम किया। एक मुसलमान होकर के रमज़ान के इस महीने में इस तरह का धोखेबाजी करना कहीं ना कहीं बहुत ही गलत मैसेज देता है। नेता अपने काम से एक मैसेज देता है समाज को। हम लोग भी सियासी परिवार से आते हैं, हम लोग के भी माता पिता बीमार हुए, मेरे पिताजी की भी इंतकाल उनका जो है लंबी बीमारी से हुआ है। आज मैं एक रिकॉर्डिंग सुन रहा था, फैसल भाई कह रहे थे कि मेरी माता जी की तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं वोट देने जा पाया। फैसल भाई की माता जी की तबीयत वाकई में ख़राब है, लेकिन पिछले 1 महीने से ख़राब है और उनके एक भाई डॉक्टर हैं, जो मेरी जानकारी है एमबीबीएस है। और अगर आपको ऐसी हालात थी तो आप फ़ोन करके तेजस्वी जी को कह दिए होते कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसी बात है, मेरी माता जी की तबीयत खराब है। आप अगर स्पष्ट कह देते तो शायद पार्टी को दूसरी रणनीति को तैयार करती। आप लास्ट मोमेंट में इस तरह से धोखा किया। अगर आपको नहीं आना था तो आपको तो मालूम होगा 11 बजे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं कह दिया आपने कि भाई 10 बजे 11 बजे ही कह देते कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे माता जी की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तब माना जाता कि आप ईमानदार हैं, आप सच्चे हैं। आज आप कह रहे हैं कि माता जी की तबीयत खराब थी। अरे हम लोग भी सियासी परिवार से आते हैं। आज मोतियूर रहमान साहब हम लोग के गार्जियन, मेरे पिताजी के बड़े अच्छे मित्र भी रहे, और ईमान के पक्के मुसलमान रहे, एक नेता रहे, एक जुबानी नेता रहे। आज वो जहाँ भी होंगे बहुत तकलीफ में होंगे। पता नहीं क्या मजबूरी हमारे फैसल भाई की थी। अगर इलाज के लिए पैसों की तंगी थी तो एक बार कह के तो देखते, सब लोग मिलकर के हम लोग मदद करते। अगर पैसे की दिक्कत थी तो कोई दबाव वगैरह तो नहीं होगा, क्या लगता है आपको? मुझे नहीं लगता इस तरह का कोई केस मुकदमा है या ईडी सीबीआई का कोई मामला तो उनका है नहीं कि जिससे उनको डराया गया। हाँ, ये ज़रूर लोग कह रहे हैं कि चुनाव का डर उनके अंदर समा गया था कि दोबारा चुनाव हो सकता है, और शायद उनको लग गया हो कि दोबारा चुनाव होगा तो मैं हार जाऊंगा, तो इसलिए जाकर के वो एनडीए वालों के गोद में बैठ गए कि ताकि दोबारा चुनाव ना हो। इसकी शंका लोग व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन कल ही आप लोगों ने तेजस्वी यादव के साथ बैठकर इफ्तार पार्टी किया था, और उसी दल के साथ आप लोगों ने हाथ बढ़ाया था राज्यसभा के इलेक्शन को लेकर, समर्थन दिया था, लेकिन आज ये बड़ा खेला। बहुत दुखद है। हम लोग सब लोग, फजल हक साहब हैं हमारे, कलीमुल्ला साहब जो हमारे चुनाव के प्रभारी भी थे, हम लोगों ने कल फ़ोन पे बात किया कि तेजस्वी यादव जी के साथ हम लोग इफ्तार किए। बड़ा खुशनुमा माहौल था, और हम लोग यही सोच रहे थे कि आने वाले समय में आरजेडी एमआईएम एक होकर के एनडीए को हराने का काम करेगी। जो समाज को बांटती है, परिवार को बांटती है, वैसी पार्टी को हराएंगे। एमआईएम और आरजेडी एक परिवार हो जाएगा। कल हम लोग गले मिले तेजस्वी यादव जी से। आज सोचा था कि हम लोग ढाका में अपने आरजेडी कार्यकर्ताओं के साथ गले मिलेंगे, गिले शिकवे दूर करेंगे, और आने वाले समय में अगर दोबारा चुनाव भी होता तो चूंकि आरजेडी एमआईएम भाई भाई है तो हम लोग उनके साथ खड़े हो जाते, फैसल भाई के साथ खड़े हो जाते। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी थी, क्या डर था। हम लोग पटाखा खरीद के रखे हुए थे फजले भाई कि हम लोग आज ये करेंगे। कई आरजेडी के कार्यकर्ता हमारे बीच इस इफ्तार पार्टी में, बड़वा लखन सेन में हम लोगों ने रखा है। हम लोगों ने सोचा था कि सब भाई एक होकर के जो है नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे इस रमज़ान के महीने में। आपने कहा है अपने वीडियो में कि सबका हिसाब होगा, किस हिसाब से सवाल किया जाएगा? अब आप जेड सिक्योरिटी मांगिए कि एक्स वाई जेड जो भी सिक्योरिटी मांगना चाहते हैं मांगिए, लेकिन जनता जो है आपसे हिसाब करेगी। मैं सुन रहा था उनकी डायलॉग बाजी
कि कोई माई का लाल नहीं कह सकता है कि मैं महागठबंधन में हूँ। शर्म आता है आपको? तेजस्वी यादव जी के सामने जाके नज़र से नज़र मिलाने की हिम्मत है आप में? जनता को झूठ कह दीजिएगा। उन्हीं का पत्रकार फोन पे बात कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है कि हाँ हाँ ठीक है, माता जी का ख्याल रखिएगा। हम लोग की माता जी नहीं है क्या? सामाजिक जीवन में आदमी को त्याग करना पड़ता है। ओवैसी साहब की जिस दिन शादी हुई थी उस दिन अगले दिन सत्र में चले गए, उनके पिताजी बीमार थे ओवैसी साहब के, तब जा करके जो है उन्होंने सदन को जो है इतना महत्व देते थे। तो ये कहानियां मत सुनाइए। माता जी की तबीयत खराब थी, हम लोग जानते हैं, 1 महीने से खराब है, कोई अचानक से नहीं हुई है। और आपके भाई डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कोई ऑपरेशन नहीं कर देते। बीमार होंगी तो बेचारी आईसीयू में होंगी। हम लोग दुआ कर रहे थे लंबे समय से, जब से मालूम चला उनकी अम्मी की तबीयत खराब थी। तो ये बहाना मत बनाइए। आप एक डरपोक आदमी है, एक बुज़दिल आदमी है, एक धोखेबाज आदमी है कि आपको डर लग गया कि चुनाव होगा तो मैं हार जाऊंगा, या आपने आरजेडी को धोखा दिया, तेजस्वी यादव जी को धोखा दिया है। इसके लिए आपका ढाका की जनता शर्मसार है। ढाका का नाम हम लोगों ने बुलंदियों में पहुंचाने का काम किया, तिरंगा साफा बांध करके ओवैसी साहब ने ढाका के सम्मान को बढ़ाया था। आज पूरा बिहार जानते हैं क्या कह रहा है, ये आरजेडी का कौन सा विधायक था जिसने धोखा दिया? तो ढाका वाला विधायक था। अच्छा, वही ढाका वाला जो राणा रंजीत जहाँ से लड़े थे। तो राणा रंजीत ने ढाका की एक अलग पहचान, लोग पहले पूरे देश में बात करते थे कि ढाका, अच्छा वही ढाका जहाँ ओवैसी साहब आए थे, तिरंगा साफा बांध करके पाकिस्तान को लताड़ा था। आज जानते हैं क्या कह रहे हैं लोग कि वही ढाका जिसके विधायक ने जो है इस तरह से धोखेबाजी किया है, दगाबाजी किया है। रमजान के मौके पे एक मुसलमान इस तरीके से कर सकता है, ये आपने शर्मसार करने का काम किया है। मैं हिंदू हूँ, लेकिन ये मैं पढ़ता हूँ, मैं भी गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे लोगों के बीच, ऐसे मुसलमान भाइयों के बीच हूँ और सीखता हूँ कि जो ईमान के पक्के होते हैं। अरे आपकी अम्मी बीमार थी तो फोन पे कह देते तेजस्वी यादव जी से, लालू जी से कह देते कि मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, मैं नहीं आ सकता हूँ। ये झूठ बोलने की जरूरत थी? कल आप आकर के नाटक किए, फिर चले गए, गायब हो गए। साफ दिखता है कि भाई क्या आपके बीच आपने सौदेबाजी किया है, क्या आपने किया है। लेकिन ढाका को आपने शर्मसार किया। ढाका की जनता आपसे हिसाब मांगेगी, ऐसे आपको बख्शा नहीं जाएगा। अगर यही इच्छा थी कि चलो एक बार विधायक हो गए, दोबारा बनने की इच्छा नहीं है, तो ठीक है, आपने जो फैसला किया है फैसला करिए, लेकिन जनता आपको नहीं बख्शेगी। जेडीयू वालों से अगर आप चले ही गए उनके गोद में, तो वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी भी मांग लीजिएगा। कोई कमेटी का चेयरमैन आपको बना ही दिया जाएगा, जैसे पहले कुछ धोखेबाजों को बनाया गया था। तो आपको बधाई हो, जाकर के एनडीए की गोद में बैठ गए हैं, कुछ ले लीजिएगा, कोई मंत्रालय का प्रभार मिल जाएगा। लेकिन जनता के बीच में अब आपकी साख और आपके पिताजी ने जो बनाया था, जो कमाया था, वो आपने खत्म कर लिया है, और इसका जो है खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वो तो साफ